हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग। और फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं वो सारे मैं अपनी इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ईजी है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 2 ही 3 कॉन्सेप्ट इसके अंदर छोटे छोटे लगने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। देखिए, डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा होता क्या है। डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स की सबकी हाइट मेजर कर ली हमने। किसी की 130 सेंटीमीटर है, किसी की 140 सेंटीमीटर है, किसी की 149 सेंटीमीटर है, किसी की 121 सेंटीमीटर है। इस तरह से 20 स्टूडेंट्स की हाइट जो है हम एक लाइन में लिख लें तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। तो डेटा को जो है वो हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। रेलिवेंट का मतलब ये है कि जिससे आप कोई कंक्लूजन निकाल पाओ, है ना, जिससे आप कोई भी कंक्लूजन निकाल पाओ। मान लीजिए हमने हाइट्स ही लिख दी, मान लीजिए 131 सेंटीमीटर लिख दी, 141 सेंटीमीटर लिख दी, 153 सेंटीमीटर लिख दी, 174 सेंटीमीटर्स। इस तरह से हमने सबकी हाइट जो है वो लिखते हुए चले गए। तो अब इस डेटा में से हम 2-4 क्वेश्चन जो है उनके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि हु इज़ द लॉन्गेस्ट इन द क्लास, कि सबसे टॉलेस्ट जो है बच्चा वो कौन है। तो जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी वही टॉलेस्ट होगा। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन द क्लास, तो जिसकी हाइट सबसे कम होगी, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वही सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी ना किसी क्वेश्चन का जवाब देती हो या जवाब उसमें से निकाला जा सकता हो, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं। अब देखिए, इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक जो हैं आपके वो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज होने हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। एक एक करके हम समझते हैं ये है क्या चीज। मीन हम किसको बोलते हैं? मीन हम बोलते हैं एवरेज को। इसको हम एवरेज भी बोल देते हैं। मान लीजिए 4 बच्चों ने पेपर दिया और एक के आए 70 मार्क्स, दूसरे के आए 80 मार्क्स, तीसरे के आए 90 मार्क्स और मान लीजिए चौथे के आए 60 मार्क्स। आउट ऑफ 100 मार्क्स का पेपर था। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन चारों स्टूडेंट्स का मीन निकालिए, इनके मार्क्स के मीन निकालिए, तो उसका तरीका ये होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी हैं उनका सम कर लीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और जितनी वो ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल, उस नंबर से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हम यहीं देख लेते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये हुआ 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 60, क्लियर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4, तो 4 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 70 प्लस 80 150, 150 प्लस 90 240, 240 प्लस 60 होता है 300 और डिवाइडेड बाय 4 है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 1 जार 4 और 475 जहाँ पर आता है 300। तो 75 जो है वो निकल आएगा हमारा मीन। इसको हम लोग बोलते हैं मीन। किसी भी डेटा का जो मीन होता है वो निकाला जाता है। सभी ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर दीजिए और उनको डिवाइड कर दीजिए जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो ये तो हुआ मीन। इसको हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं और इसको हम एवरेज भी बोल देते हैं। उसके बाद है मीडियन। मीडियन के लिए हमको क्या करना होता है? मान लीजिए आपको कोई डेटा दिया हुआ है। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स के मार्क्स ही दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल 50, 42, 34, 65, 78, 49, 71, मान लीजिए इस तरह से आपको मार्क्स दे रखे हैं। और फिर आपको बोले कि इसका जो है मीडियन निकालिए। मीडियन निकालने का तरीका ये होता है फ्रेंड्स, देखिए नाम में ही हमको पता चल रहा है, मीडियन का मतलब होता है मिडल वाला,
यानी मीडिएट वाला। मीडिएट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नंबर्स हैं, तो 7 का हाफ कितना होता है 3.5। 3.5 में हम क्या करेंगे 3 नंबर्स इधर छोड़ देंगे, 3 नंबर्स इधर छोड़ देंगे, जो बीच वाला जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा मीडियन होगा। क्लियर। तो अब जैसे ये जो डेटा है इसके अंदर तो मिड में हमारा 65 आ रहा है, तो क्या ये मीडियन होगा? नहीं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डेटा लिखा हुआ है फ्रेंड, इसको या तो आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। मान लीजिए मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ सबसे छोटा मेरे को दिखाई दे रहा है 34, तो 34 मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद 34 के बाद है 42 इससे बड़ा, फिर 49 है, फिर उसके बाद आपका 50 है, फिर उसके बाद है हमारा 65 और फिर उसके बाद है 71। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं काउंट करूँगा 1 2 3 3 इधर से और 1 2 मैं एक मिस कर गया हूँ 78 और 1 2 3 इधर से। तो जो बीच वाला है ये 50, ये ही हमारा मीडियन होगा। तो हम लिखेंगे मीडियन ऑफ दिस डेटा, मीडियन ऑफ दिस डेटा इज इक्वल टू 50। अब मान लीजिए फ्रेंड कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ पर तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर तो ये 7 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी, तो हमने क्या किया 3 इधर छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी और ये सेंटर वाला नंबर जो है इसको हमने मीडियन बोल दिया। अगर यहाँ पर 8 होती तो ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए एक और यहाँ पर हो जाए, मान लीजिए 82 कोई, अब तो ये 8 हो गई, 4 इधर छोड़ूंगा 4 इधर छोड़ूंगा तो बीच में तो कुछ बचा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, लास्ट के 3 छोड़ देंगे, इधर से लास्ट के फर्स्ट 3 छोड़ देंगे, जो बीच के 2 बच गए 50 और 65, इन दोनों का हम क्या कर देंगे एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कैसे निकलता है, दोनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। तो 50 प्लस 65 हो गया 115 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आपका आ जाएगा 57.5। तो इस तरीके से हमारा जो मीडियन होगा वो ये होगा 57.5। तो यहाँ पर एक छोटा सा MCQ के रूप में आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या किसी भी डेटा का जो मीडियन है क्या वो जरूरी है कि उसी के किसी नंबर का हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो मीडियन है वो इन्हीं नंबर्स में से कोई हो। अब देखो 57.5 तो यहाँ कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी ये मीडियन निकल के आया है। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि जो मीडियन वाला नंबर है वो इस डेटा में कहीं दे रखा हो। तो ये तो हुआ मीडियन। अब बात करते हैं हम मोड की। मोड के अंदर भी मान लीजिए आपको सेम इसी तरह का ये डेटा आपको दे रखा हो, ठीक है, आपको इसी तरह का ये डेटा दे रखा हो, इसी के अंदर मान लीजिए एक 50 और ऐड कर रखा हो, तो हम क्या करेंगे, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार इस डेटा के अंदर लिखा गया है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर देखिए 50 है, क्या 50 कहीं और दोबारा आ रखा है? यहाँ पर आ रखा है ना। 42 है, क्या 40 दोबारा रिपीट हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। 34 भी कहीं नहीं हो रहा, 65 भी नहीं हो रहा, 78 भी नहीं हो रहा, 49 भी रिपीट नहीं हो रहा, 71 भी नहीं हो रहा। तो मैक्सिमम टाइम्स जो है वो 50 आया हुआ है, तो 50 ही जो होगा वो मोड हो जाएगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, डेटा का मोड वही होता है जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जितनी बार वो नंबर इस डेटा के अंदर लिखा गया है। ठीक है, मान लीजिए 50 जो है वो 2 बार आया हुआ है। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर इसी में 65 है, जैसे 65 मान लीजिए 3 बार लिखा हुआ हो इस डेटा में, तो 65 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो 65 हो जाएगा इसका मोड। फिलहाल तो हमारे पास 50 जा रहा था, तो इसीलिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 की थी, तो मोड भी जो है हमारा वो 50 ही हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हमको यहाँ दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमको ये तीनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डेटा। ये हमको कोई डेटा दिया हुआ है, इसका मीन, मीडियन और मोड हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम मीन ही निकाल देते हैं। मीन का फार्मूला हमने क्या देखा, मीन का फार्मूला हमने देखा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम तो कर लेंगे पहले, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15
प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 और डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 6 प्लस 8 14 14 प्लस 10 24 प्लस 10 34 प्लस ये देखो 3 बार है 15 तो 45 ये हो गया 34 प्लस 45 79 79 प्लस 50 129 129 प्लस 80 209 प्लस 100 309 प्लस 120 तो ये हो गया 429 और नीचे डिवाइडेड बाय 11 है। तो अब देखिए हम इसको काटने की कोशिश करेंगे। 11 1 जा 11 और 11 3 जार पे तो आता है 33 तो इसमें से 33 माइनस करेंगे तो 9 यहाँ पर बचा 99 बन गया। तो 99 को 11 से करेंगे तो 9 आंसर आएगा। तो यानी कि मीन जो है वो इस डेटा का आ गया है 39। उसके बाद देखिए मीडियन हमने क्या पता किया था कि सेंटर वाला नंबर जो है वो हमको बताना होता है कि ये हमारा मीडियन है। तो अभी सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है पहले तो। फ्रेंड ये आप हमेशा याद रखिए, अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले आप नहीं करोगे तो आंसर जो है गलत ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही कर लेते हैं। देखो सबसे छोटा नंबर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 6 है तो 6, उसके बाद बड़ा नंबर है हमारा 8, उसके बाद है हमारा 10। अब 10 देख लो कितनी बार आया हुआ है। जब इस तरह का डेटा लंबा हो ना फ्रेंड तो जो नंबर आप लिखते जाओ उस पर टिक करते चला करो ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। 6 8 और एक 10 मैंने लिख लिया, दूसरा 10 भी मैं लिख देता हूँ। इसके बाद 10 कोई और नहीं है। 10 के बाद बड़ा नंबर है 15, तो 15 देखिए 3 है यहाँ पर, 1 2 3 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 एंड ये 3। 15 के बाद हमारा बड़ा नंबर है 50 तो 50 लिख दिया मैंने। उसके बाद है मेरा नंबर 80 जो कि बड़ा है, फिर 80 से बड़ा मेरे पास 100 आता है, फिर 100 से बड़ा मेरे पास 120 आता है। तो अब देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने इस डेटा को लिख दिया। अब मैं जब इसका मीडियन निकालूंगा तो क्या करूंगा, सेंटर वाला नंबर पकड़ने की कोशिश करूंगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ये टोटल ऑब्जर्वेशन। तो मैं क्या करूंगा 5 इधर छोड़ दूंगा, 5 इधर छोड़ दूंगा, 1 2 3 4 5। तो ये जो छठा है नंबर ये 15 जो है यही हमारा मीडियन होगा। तो मीडियन जो है हमारा इस डेटा का निकल आया क्या 15। क्लियर। अब आ जाते हैं हम मोड पर। मोड मैंने आपको क्या बताया था, मोड एक ऐसा नंबर इस पूरे डेटा में जो सबसे ज्यादा बार लिखा गया है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, देखो 6 दोबारा नहीं लिखा हुआ, 8 कहीं दोबारा नहीं लिखा हुआ, 10 जो है 2 बार आया हुआ है, 15 जो है वो हमारा 3 टाइम्स आया हुआ है, 50 जो है वो हमारा एक ही बार है, 80 भी एक ही बार है, 100 भी एक ही बार है, 120 भी एक ही बार है। तो 15 एक ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए आपका जो मोड होगा वो भी 15 ही होगा। इस तरह से देखिए हम मीन मीडियन मोड जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है फ्रेंड वो कुछ अलग से कोई डिफिकल्ट इसमें कोई भी टॉपिक नहीं है। देखिए जैसा कि नाम ही पता चल रहा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई भी चीज कितनी ज्यादा बार लिखी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और टेबल का मतलब टेबल के अंदर कि हम इस डेटा को, देखिए ये हमारे पास डेटा दे रखा है, इस डेटा को हम इसी टेबल के रूप में लिख दें, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई कैसे जाती है, इसके अंदर दो चीजें जो होती हैं, दो हेडिंग्स जो होती हैं वो हमेशा फिक्स होती हैं। एक तो होती है फ्रीक्वेंसी और एक होता है टैली मार्क्स। और ये जो मैंने मार्क्स लिखा हुआ है ये डिपेंड करता है कि ये जो डेटा है ये मार्क्स हैं या स्कोर्स हैं या रन हैं या प्राइस है या जो भी है, ये वही हेडिंग हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। एक टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है टेबल की फॉर्म में आप इस डेटा को, इन मार्क्स को लिख दीजिए। तो जब भी टेबुलर फॉर्म आपको बोले तो समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए ही बोला गया है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर सबसे पहले एक कॉलम हम बनाते हैं, जो भी चीज हमको, ये मार्क्स हैं तो मार्क्स का,
बीच वाला जो होता है वो होता है टैली मार्क्स का, और फिर होता है फ्रीक्वेंसी। अब हमारा काम ये है कि सबसे पहले सबसे कम वाले मार्क्स आप यहाँ पर देखिए। सबसे कम वाले मार्क्स हमारे क्या है, यहाँ पर मुझे इसके अंदर 1 नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद सबसे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, सबसे मैक्सिमम मार्क्स देखिए यहाँ पर मुझे 9 नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा मार्क्स किसी के नहीं है। तो आप सीधा सीधा ये कर लीजिए कि 1 से लेकर, क्योंकि देखो ये जितने भी मार्क्स होंगे 1 और 9 के बीच में होंगे, तो इसीलिए 1 से लेके सारे मार्क्स आप लिख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि 9 से ऊपर तो किसी के मार्क्स हैं ही नहीं। अब हमको करना ये है, बस हमको सीधा सीधा ये करना है इनमें से देख के कि 1 मार्क्स वाले जो हैं वो कितने बच्चे हैं। देखिए 1 हमको एक बार नज़र आया है और दूसरी बार नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी एक ही है, यानी कि एक ही बच्चे के हैं। उसके बाद 2 देखिए, 2 नंबर हमारे एक ये हुआ इसके, दूसरा इसके, बस 2 ही बच्चों के हैं, 2 ही बच्चों के हैं तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 3 मार्क्स जो है कितनों के हैं, एक ही बच्चे के हैं तो एक ही लिखेंगे। 4 मार्क्स हमारे पास कितने बच्चों के, देखिए 1 2 और ये 3 बच्चों के हैं तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। 5 मार्क्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, ये है हमारे पास 5 बच्चों के। 6 मार्क्स हमारे पास देखिए 1 2 3 और ये 4 बच्चों के हैं। उसके बाद 7 मार्क्स हैं हमारे 1 और ये 2 बच्चों के हैं हमारे, तो 2 लिख दिया। 8 मार्क्स देखिए हमारे कितने बच्चों के हैं, 8 मार्क्स हमारे केवल एक बच्चे के हैं तो 1 लिख दिया। और 9 मार्क्स हमें देखना हो तो 9 मार्क्स भी देखो एक ही स्टूडेंट के हैं तो यहाँ पर 1 लिखा है, यानी कि कौन सा मार्क कितने बच्चों के हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया। मार्क्स 1 कितने बच्चों के हैं वो यहाँ लिख दिया। फिर ये टैली मार्क्स का, ये टैली मार्क्स कुछ नहीं है फ्रेंड, ये जो हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है ना, इसी को ही हम डंडों के रूप में दिखा देते हैं। कैसे, जैसे 1 है अगर तो सिर्फ एक डंडा लगा दिया, 2 है तो 2 डंडे लगा दिए, 1 है फिर से तो 1 डंडा लगा दिया, 3 है तो 3 डंडे लगा दिए। उसके बाद है 5 का तरीका ये होता है कि 4 डंडे तो आप ऐसे खड़े लगा दो और 1 डंडा 5वां ऐसे इनको काटते हुए यहाँ इस तरह से लिटा दो, तो ये एक 5 नंबर्स का ये समझ लो एक पैकेट बन गया। ये मैक्सिमम पैकेट जो है वो 5 मार्क्स का ही हो सकता है। अगर यहाँ पर 6 होता तो इसके साथ में 1 डंडा अलग से लूज हम लगा देते, 7 होता तो फिर 1 और लगा देते, 8 होता तो फिर 1 और हम लगा देते। उसके बाद जो है अगर 10 होता तो इसी तरह से एक 5 का एक पैकेट और बन जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 6 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो 4 डंडे हम लगा देंगे 1 2 3 4। ऐसे ही 7 मार्क्स की 2 है तो 2 डंडे, 8 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1, 9 मार्क्स की भी 1 है तो 1। बस यही है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है, किसी डेटा को टेबल के रूप में लिख देना ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है, या यूं कहें कि उसको टेबलर फॉर्म में लिखना कहलाता है। उसके बाद आता है फ्रेंड हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो आता है बार ग्राफ्स का। बार ग्राफ्स का मतलब ये होता है कि किसी डेटा को आप ग्राफ के रूप के अंदर जो है वो शो करना शुरू कर दो या रिप्रेजेंट करना शुरू कर दो। और इनको बनाया कैसे जाता है वो भी आप देखिए मैंने इसको एक क्वेश्चन के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 अलग अलग क्लासेस हैं, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास। फिर हमको बोलता है इनके अंदर जो बच्चे हैं उनकी संख्या हमें दी हुई है। 5th क्लास में 135 है, 6th में 120 है, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में 80 बच्चे हैं। फिर बोलते हैं रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। आपको एक बार ग्राफ के अंदर इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। देखिए फ्रेंड इसको कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी जो हमारा ग्राफ हम बनाते हैं वो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, देखिए एक सीधी रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ली जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस।
और एक वर्टिकल लाइन ली जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। और जहां से ये दोनों लाइनें निकलनी शुरू होती हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ही वो पॉइंट होता है जहां से कोई चीज जन्म लेती है। तो यहां से एक्स एक्सिस बनी और यहीं इसी पॉइंट से वाई एक्सिस बनी। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो डेटा है वो इन लाइंस के ऊपर दर्शाना है। तो देखिए ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसके ऊपर हम वो वाला डेटा लेते हैं जो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी के अंदर देखोगे तो 5th क्लास तो फिक्स है, इसके अंदर बच्चे घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, क्लास तो क्लास ही है, 5th तो 5th ही रहेगी, 5th क्लास को 6 तो आप कह नहीं सकते। तो इसलिए जो फिक्स नंबर्स हैं, जो फिक्स चीज़ें हैं, आप उनको जनरली एक्स एक्सिस पर ले सकते हैं। चाहे तो आप वाई पर भी ले सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर ही उन चीज़ों को लेते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्लासेस लिख दी। अब मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो वाई एक्सिस पर दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा वो मैं आपको ग्राफ में देखिए बना करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी एक्स एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। एक्स एक्सिस देखिए मैं यहाँ नीचे वाली लाइन पे ड्रॉ करता हूँ। हमेशा ग्राफ बनाते वक्त फ्रेंड आपको ये ध्यान देना है कि ग्राफ जो है बहुत ही क्लैरिटी और क्लीनलीनेस इसके अंदर होनी चाहिए, उसी के मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज ग्राफ में टीचर जो है कभी भी पूरे ग्राफ देने में इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर नीट एंड क्लीन आपका होगा ग्राफ तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है इस तरह से। अब मैंने इस पॉइंट को माना है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब यहीं से मैं वाई एक्सिस भी ड्रॉ करूंगा ऊपर की तरफ। वाई एक्सिस भी मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए फ्रेंड, ग्राफ पेपर अगर आपने पहले भी देखा ही होगा, 6th क्लास के अंदर भी हमारा ये टॉपिक आता है। ग्राफ पेपर के अंदर इस तरह से ये ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, डार्क लाइंस होती हैं और उसके अंदर फिर 10 लाइंस जो हैं वो पतली पतली होती हैं काफ़ी। यानी कि एक ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट, और इसके अंदर जो 10 यूनिट्स हैं इनको बोलते हैं सब यूनिट्स। यानी कि एक जो ये यूनिट है इसके अंदर 10 छोटी छोटी यूनिट्स और हैं। जैसे सेंटीमीटर स्केल के ऊपर होता है ना, 1 सेंटीमीटर के अंदर फिर 10 मिलीमीटर्स के भी निशान होते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये हमको हेल्प करते हैं कि हम अपने डेटा को अच्छे से दिखा पाएँ। तो अभी देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर मैं क्या करूँगा, अपना क्लासेस को शो कर दूंगा। अब क्लासेस को शो करने का मतलब ये है, देखो ये जो ओरिजिन है यहाँ पर 1 यूनिट मैं खाली छोड़ दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, 5th क्लास में दिखाऊंगा, और 5th क्लास दिखाने के लिए या दोनों ही क्लासेस, सारी क्लासेस दिखाने के लिए मैं एक एक यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पर लूँगा। तो देखिए एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, ये तो हो गई है मेरी 5th क्लास। मैंने यहाँ पे छोटा सा नीचे लिख दिया है 5th क्लास। फिर मैं क्या करूँगा, एक जो यूनिट है उसका गैप दे दूंगा बीच में, ताकि दोनों ही बार्स जो है वो भिड़े ना। एक छोड़ करके फिर मैंने एक बना दी है 6th क्लास, फिर एक यूनिट छोड़ दिया है, फिर मैंने बना दी है 7th क्लास, फिर एक यूनिट मैंने छोड़ करके फिर मैंने बना दी है 8th क्लास, फिर से एक यूनिट मैंने छोड़ करके फिर बना दी है 9th क्लास, और फिर एक यूनिट छोड़ करके फिर अगली जो यूनिट है वो उसको मैंने लिख दिया है 10th क्लास। अब मैंने क्लासेस तो यहाँ पर फाइनल कर दी हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाने की। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग किस तरह से दिखाते हैं फ्रेंड, देखिए ये डिपेंड करता है कि मैं इस एक यूनिट को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर दिखाता हूँ, और उसको हम लोग बोलते हैं स्केल। अभी देखिए यहाँ पर तो हमने इस तरफ क्या दिया है, क्लासेस लिखी हैं, तो यहाँ हमें लिखना होता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे क्लास। और इस तरफ हम क्या करेंगे, इस तरफ हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं तो हमें लिखना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या दिखा रखा है और वाई एक्सिस पर आपने क्या दिखा रखा है। अब बात आती है कि जैसे 5th क्लास के अंदर 135 स्टूडेंट हैं, 6th के अंदर 120 हैं, तो इनको हम दिखाएंगे कैसे, इनको हम दिखाएंगे ऐसे, देखिए 135, और ये जो ब्लॉक है मेरा, ये इसके अंदर ये जो छोटी छोटी और बारीक लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं 10। तो यानी कि अगर मैं 13.5 ब्लॉक्स पर निशान लगा लूँ
तो मेरा 135 स्टूडेंट्स के बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्केल। तो स्केल सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर पे ज़रूर लिखना होता है, ताकि टीचर को ये पता चल जाए कि एक यूनिट आपने कितने स्टूडेंट्स या कितने मार्क्स या कितने रन के बराबर आपने ली हुई है। तो स्केल हम लिख देंगे 1 यूनिट, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो मैं लिख दूंगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखें 10 स्टूडेंट्स हैं तो मतलब 0 से लेके 1 यूनिट यहाँ पर फिनिश होती है, तो 10 स्टूडेंट ये हो गए। 10 से अगली यूनिट ये हो गए 20, फिर 20 से अगली यूनिट ये हो गए 30, फिर उससे अगली यूनिट ये हो गए 40, फिर उससे अगली जो है वो 50, फिर उसके बाद 60, फिर उसके बाद 70, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 90, फिर उसके बाद 100, नेक्स्ट जो है वो 110, उससे नेक्स्ट 120, उससे नेक्स्ट 130, और ये जो लास्ट में हमको दिख गया ये 140। क्लियर। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को पहला जो बार बनाना है वो बनाना है 5th क्लास का, और 5th क्लास का है मेरा ये वाला बॉक्स। अब मुझे 135 चिल्ड्रन दिखाने हैं, तो 135 देखो कहाँ बनेंगे, 130 और 140 के बीच में बनते हैं। तो इस बॉक्स का जो है ना सेंटर आप देख पाओगे, एक हल्की सी डार्क लाइन है जो पूरे 5 सब ब्लॉक्स को कवर करती हुई निकलते हैं। तो देखिए ये वाला मेरा बार है, मैं 135 की ये लाइन लगा लूँगा ऐसे, और अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट्स को नीचे वाले एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं 5th क्लास के उनसे ज्वाइन कर दूंगा। देखिए ऐसे, एक ये और एक ये, इस तरह से। बस ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मेरा बार, इसी को बार बोलते हैं। बार इनको इसीलिए, ये क्योंकि छड़ी जैसी शेप है इनकी, इसीलिए इनको बार बोला जाता है। तो अब देखिए 5th क्लास का बार मैंने रेडी कर दिया है। अगर हम चाहें तो इस बार के ऊपर जो रीडिंग है ना ये 135, ये हम लिख सकते हैं। इससे एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, उनको ज़्यादा ध्यान से देखना नहीं पड़ेगा कि ये 135 की लाइन है या 134 की है या 137 की है। आप पहले ही लिख दोगे तो उनके लिए आसानी रहेगी। बस अब इसी तरह से बिल्कुल हम क्या करेंगे, 120 है हमारे 6th क्लास में, तो 6th क्लास की लाइन जो है मेरी एक लाइन छोड़ के ये वाली है, इसके अंदर 120 मुझे दिखाना है, तो 120 देखिए मेरा यहाँ है, तो इसकी सीध में ये वाली जो लाइन है मेरी ये बनेगी 120 की। तो बस मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब मैं एक्स एक्सिस वाले अपने 6th क्लास के पॉइंट से इसको मिला दूंगा, ये मेरा 6th क्लास का बार बन जाएगा। क्लियर, ये है मेरा 6th क्लास का बार, और इसकी रीडिंग जो है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 120। उसके बाद है मेरा 7th क्लास का। 7th क्लास का है मेरा 95, तो 95 तो मेरा 90 और 100 के बीच में आता है। तो देखिए 90 मेरा ये वाला पॉइंट होगा और ये वाला 100, तो इसके सेंटर में ये वाली लाइन है। तो इसको आप पूरे यूनिट जितना ड्रॉ कर लीजिए और फिर नीचे एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से इसको मिला दीजिए। वही हमारा क्या होगा, 7th क्लास का बार होगा, जो हमारा कितने स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं, 95 स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं। तो 95 में क्या करूँगा, यहाँ ऊपर लिख दूंगा। उसके बाद है 8th क्लास। 8th क्लास में मेरे 100 बच्चे हैं, तो देखिए ये 95 का था, इसके बाद 5 यूनिट्स और ऊपर हम लेंगे तो ये 100 वाली लाइन आ गई। बस 100 वाली जो है वो अब 8th क्लास वाले एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से आप इनको मिला दीजिए। हमेशा आपको याद रखना है फ्रेंड, ये जो बीच में एक यूनिट का गैप हमने खाली छोड़ रखा है, गलती से इसमें मत बनाना ग्राफ, है ना। वो हमने ब्लैंक इसीलिए छोड़ा हुआ है ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा बीच में गैप दिखे, तो साफ साफ दोनों बार्स अलग अलग नजर आ जाए। इसके अंदर मेरे 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 मैंने ऊपर लिख दिया। अब 9th क्लास के अंदर मेरे हैं 90 स्टूडेंट्स, तो देखिए 90 से एक यूनिट नीचे वाला 90 होगा, 100 से एक यूनिट नीचे वाला 90 होगा, तो एक यूनिट मुझे खाली छोड़नी है। अगली यूनिट जो है मेरी, अगली लाइन जो है मेरी वो 90 वाली होगी। बस इसके पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से। ये मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 90 है। तो इसके ऊपर मैं लिख दूंगा 90। उसके बाद है 10th क्लास के बच्चे। 10th क्लास के बच्चे मेरे हैं कितने हैं, 80। तो 80 में देखिए 9th क्लास से 10 कम होंगे, तो एक यूनिट यानी कि नीचे वाली हमको ड्रॉ करनी है। यहाँ से लेके आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, और नीचे एक्स एक्सिस पे जो 10th क्लास के पॉइंट्स हैं
उनको इससे ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका 10th क्लास का बार हमारा रेडी हो गया है और ये हमको बता रहा है कि कितने बच्चे हैं इसमें, 80 बच्चे। ये है हमारा फ्रेंड इस डेटा का बार ग्राफ। इस तरह से हम किसी भी डेटा को बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार ग्राफ के रूप में हम रिप्रेजेंट करने का हमको फ़ायदा इतना ही होता है, अब आप इस बार ग्राफ को स्टडी करके कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताइए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के अंदर हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में है जिसका बार सबसे ज़्यादा लंबा है, सबसे ज़्यादा लंबा है हमारा कौन सी क्लास का, 5th क्लास का। तो बस आपका आंसर हो जाएगा ये कि 5th क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कैरी करती है। तो फ्रेंड इसी के साथ जो है हमारा एक अगला टॉपिक है वो आता है डबल बार ग्राफ का। डबल बार ग्राफ के अंदर हमेशा ऐसा होता है किसी एक चीज़ की ना 2 रीडिंग्स दे रखी होती हैं। मान लीजिए अभी जैसे इसी ग्राफ के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। इसी ग्राफ के अंदर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमको 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लास के बच्चों के हमको एडमिशन्स दे रखे हैं कि 5th क्लास में 135 थे, 6th में 120 थे। अब अगर वो ये बोल दे कि 2022 में 135 थे और 2023 में मान लीजिए हमको दे देता है 120 थे। फिर मान लीजिए 6th क्लास में 2022 में 120 थे, मान लीजिए 23 के अंदर इसके अंदर 110 हैं। मान लीजिए 2022 में 7th क्लास में 95 थे और 2023 में मान लीजिए हमको बोल देते हैं कि 110 थे। और फिर 8th क्लास में 2022 में मान लीजिए 100 थे और 23 में मान लीजिए हमको बोल देते हैं कि 90 रह गए। 9th में पहले 90 थे, अगले साल जो है वो 100 हो गए। 10th में पहले 80 थे, अगले साल बढ़कर जो है वो हो गए हैं 90। अब वो यूँ कहते हैं कि इनको आप जो है डबल बार ग्राफ के अंदर दर्शाइए। तो फ्रेंड हमको कुछ नहीं करना, इसके अंदर हमको सिर्फ इतना करना है, ये जो हमने पहले से ही गैप छोड़ रखे ना इन बार्स के बीच में, इन्हीं के बीच में हम क्या कर देंगे, इनका दूसरा ग्राफ बना देंगे। कैसे, देखो एक रीडिंग तो मेरी 5th क्लास की 135 ये हो ही गई, इसी के साथ मैं क्या करूँगा 120 वाली भी बना दूंगा। तो 120 देखो कहाँ है, 110 ये है, 120 ये है, तो ये वाली लाइन जो है मैं ज्वाइन कर दूंगा और ये वाली ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन हो ही रखी है, इसको मैं लिख दूंगा 120। और ये जो नीचे 5th क्लास के लिए केवल एक ही हमने यूनिट ले रखी थी, अब मैं क्या करूँगा इन दोनों यूनिट्स को 5th क्लास का मान करके चलूँगा। बस इतना ही फर्क होता है डबल बार ग्राफ में। और जैसे 6th है, 6th के अंदर 120 की आपने पहले एक बार दिखा रखा है, 110 का भी आपको दिखाना है, तो इसके साथ में एक यूनिट नीचे, क्योंकि 10 घटाने हैं तो यहाँ पर ये वाला जो होगा ये हमारा हो गया 110 का। तो 6th क्लास के अब आपके पास 2 बार हो गई, एक 110 की और एक 120 की। तो आप ये जो 6th क्लास के नीचे है इसको आप पूरा दोनों यूनिट्स को जो है 6th क्लास का लिख करके चलेंगे इस तरह से। इसी तरह से हमको यहाँ सारे कर देने हैं। 7th क्लास के अंदर देखिए 110 है, 95 यहाँ पहले से था, तो देखिए 5 और ऐड किया तो 100 हो गया, और उसमें 10 और ऐड किया तो ये 110 हो गया इस तरह से। और इसको यहाँ से ऐसे नीचे इस 95 वाले में ज्वाइन कर देना है बस, और इसके ऊपर लिख देंगे 110। और नीचे जो 7th का हमने एक ही यूनिट ले रखा था, अब इन दोनों यूनिट्स को कंबाइन कर देंगे। ऐसे ही 8th क्लास में है, 8th क्लास में हमने पहले 100 दिखा रखा है, मेरे को 90 दिखाना है, तो यानी 10 घट गए, तो एक यूनिट डाउन चला गया ये, तो डाउन वाली लाइन पे आप इसको 90 का दिखा दीजिए। और नीचे जो है 8th क्लास वाले दोनों यूनिट्स को कंबाइन कर दीजिए। उसी तरह से 9th वाली दोनों यूनिट्स को कंबाइन कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे 9th का ड्रॉ कर देंगे। देखो 90 पहले था और अगली रीडिंग है 100, तो 100 तो 90 से एक यूनिट ऊपर होता है, तो ऊपर बढ़ा लीजिए इसको और इसको यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये 100 हो गया। और ऐसे ही 10th क्लास में फर्स्ट रीडिंग हमारी 80 है, सेकंड रीडिंग है हमारी 90, तो 80 से एक यूनिट और ऊपर बढ़ा देंगे तो 90 बन गया। ये लो, ये हमारा 90 बन गया। तो इस तरह से हम लोग जो है डबल बार ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी डेटा का। उसके बाद फ्रेंड इस चैप्टर के अंदर लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड संभावना। संभावना का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप लूडो का गेम खेल रहे हैं। लूडो के अंदर क्या होता है, एक क्यूब होता है वाइट कलर का, उसके अंदर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, उसके एक फेस पे 1 डॉट होता है,
दूसरे फेस पे 2 डॉट्स होते हैं, तीसरे फेस पे 3 डॉट्स होते हैं, चौथे पे 4 डॉट्स होते हैं, पांचवें पे 5 डॉट होते हैं, छठे पे 6 डॉट्स होते हैं। तो आप उसको हाथ से हिला करके और कार्डबोर्ड के ऊपर फेंकते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा नंबर इसके ऊपर आया। अब मान लीजिए मैंने उसको बिना ही फेंके मैं ये सोचने लगूं कि मैं एक नंबर चाहता हूं कि मेरा एक नंबर आ जाए, ऐसे कितने चांसेस हैं, है ना। तो देखिए कितने फेस होते हैं उस क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं। तो 6 में से जो ऊपर वाला फेस होगा वो तो एक ही आएगा ना। तो और टोटल फेसेस हैं कितने, 6। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब ये है कि जो नंबर आप चाहते हो या जो आउटकम आप चाहते हो या जो रिजल्ट आप चाहते हो, आप रिजल्ट क्या चाहते हो कि ऊपर एक आ जाए, तो ऐसी आउटकम्स तो एक ही हैं, एक ही फेस पे लिखा होगा ना एक तो। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि कितनी बार आपका जो है वो क्यूब कितने फेसेस उसके हैं, उसके फेसेस हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर वाले फेस पे 1 मार्क आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। देखिए मैंने कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। कोई एक बॉक्स है, बॉक्स हमको दे रखा है, इसके अंदर 6 मार्बल्स जो है वो डाले हुए हैं और हर एक मार्बल के ऊपर जो है एक नंबर लिखा हुआ है। एक पे 1 है, एक पे 2 है, एक पे 3 है, एक पे 4 है, एक पे 5 है, एक पे 6 है। एक मार्बल पे एक ही नंबर है, ठीक है। फिर अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक मार्बल अगर आप उसमें से निकालो तो उसके ऊपर 2 लिखा हुआ। तो देखिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम इसमें कितनी है, एक है। किसी इस मार्बल पे 2 लिखा हुआ हो, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ही है, क्योंकि एक ही मार्बल के ऊपर लिखा हुआ होगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं हमारी 6, क्योंकि 6 मार्बल्स हैं। तो 1/6 जो है वो प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि अगर आप उसमें से एक मार्बल निकालो उसके ऊपर 2 लिखा हुआ हो। गलती से भी आप ये जो 2 है ये यहाँ ऊपर नहीं लिख देना। कुछ स्टूडेंट्स गलती ये कर देते हैं कि 2 लिखा हुआ होना चाहिए तो 2 को यहाँ लिख देंगे, है ना। ऐसा नहीं है, फेवरेबल आउटकम्स हैं ये। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब आपकी इच्छा के अनुसार जो आप आउटकम चाहते हो उनकी संख्या कितनी है। तो 2 नंबर लिखा हुआ हो उसके ऊपर, वो तो एक ही बार हो सकता है ना, तो 1 होगी आपकी फेवरेबल। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। अब नंबर 5 वाला भी एक ही होगा मार्बल, तो फेवरेबल आउटकम तो आपका एक ही हुआ। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो 1/6 ही आपका नंबर 5 की प्रोबेबिलिटी होगी। तो फ्रेंड ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये हमारा डेटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में कवर कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए।